कोलकाता की एक सड़क है, एसपी मुखर्जी रोड। आज वहां मेट्रो की आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं। पुरानी ट्राम्स अब शहर की यादों में सिमट चुकी हैं और पीली एम्बेसडर टैक्सियां भी पहले जैसी नहीं रहीं। लेकिन शायद ही किसी को ये एहसास होता हो कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये सड़क है, उसी ने एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी थी जिसने दशकों बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दल खड़ा किया। विडंबना देखिए, जिस बंगाल की मिट्टी में जनसंघ का बीज बोया गया, उसी बंगाल ने लंबे समय तक भाजपा को सत्ता के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने दिया। लेकिन 2026 के चुनाव के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी फिर चर्चा के केंद्र में हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। फ्लैशबैक में आज चलते हैं उस कलकत्ता में जहां कॉफी हाउस की डिबेट पॉलिटिक्स तय करती थी और विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई नहीं, विचारों की फैक्ट्री माने जाते थे। 1901 में इसी बौद्धिक उफान के बीच एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम आगे चलकर भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी को लोग बंगाल का बाघ कहते थे। कहते हैं अंग्रेज अफसर भी उनकी दलीलों और व्यक्तित्व के आगे सहज नहीं रह पाते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय को नई पहचान देने वाले आशुतोष ने सिर्फ एक संस्थान नहीं बनाया, बल्कि बंगाल की बौद्धिक राजनीति की पूरी पीढ़ी गढ़ी। बेटे श्यामा प्रसाद ने भी वही रास्ता चुना। महज 33 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग अपना करियर जमाने में लगे होते हैं, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठ चुके थे। ब्रिटिश राज के उस दौर में जहां बड़े विश्वविद्यालयों पर अंग्रेज अफसरों और पश्चिम सोच का दबदबा था, वहां एक युवा बंगाली का शीर्ष पद तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन श्यामा प्रसाद सिर्फ डिग्री बांटने वाले कुलपति नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय छात्र अपनी भाषा में सोचें और अपने इतिहास को पढ़ें और शिक्षा को अंग्रेजी हुकूमत के नजरिए से नहीं, भारतीय नजरिए से देखें। शायद यही वो दौर था जब एक शिक्षाविद के भीतर धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेता जन्म ले रहा था। लेकिन 1930 और 40 का दशक सिर्फ किताबों और विश्वविद्यालयों का नहीं था, बल्कि सड़कों पर उतर चुकी राजनीति का दौर था। बंगाल तब उबल रहा था, एक तरफ सांप्रदायिक तनाव, दूसरी तरफ भयानक अकाल और ऊपर से देश विभाजन की आहट। कलकत्ता की गलियों में बहस सिर्फ इस बात की नहीं होती थी कि भारत आजाद कब होगा, बल्कि इस बात की होती थी कि आजाद भारत का नक्शा आखिर कैसा होगा। उसी दौर में मुस्लिम लीग ने संयुक्त बंगाल का विचार आगे बढ़ाया। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस योजना के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे। उनका तर्क साफ था, अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है तो हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल भारत में रहना चाहिए। यही वो मोड़ था जहां विश्वविद्यालयों का युवा कुलपति पूरी तरह राजनीतिक रणभूमि में उतर आया। यहीं से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीति ने नया मोड़ लिया। ये कांग्रेस की राह से अलग होकर हिंदू महासभा के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। उस दौर में बंगाल सिर्फ जमीन का नहीं, पहचान का सवाल बन चुका था। उनके समर्थक आज भी उन्हें पश्चिम बंगाल बचाने वाला नेता बताते हैं। उनका दावा है कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय मोर्चा नहीं संभालते तो शायद पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। बहुत बड़ा योगदान था। और आप देखो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जो बंगाल का विभाजन हुआ, वरना जो कैबिनेट मिशन आया था अंग्रेजों के समय में, उसमें तो 51% से अधिक जनसंख्या वाले जितने मुस्लिम प्रांत थे वो पाकिस्तान में जाने थे और वैसे में पूरा का पूरा बंगाल चला जाता। साल 1947 में आजादी के बाद ऐसा लगा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू मिलकर नए भारत की तस्वीर बनाएंगे। नेहरू ने उन्हें अपनी पहली कैबिनेट में उद्योग मंत्री बनाया, लेकिन देश के बंटवारे ने जो जख्म दिए वो राजनीति के भीतर भी रिस रहे थे।
पूर्वी पाकिस्तान से हजारों हिंदू शरणार्थी बंगाल पहुंच रहे थे। सीमाओं के दोनों तरफ डर, हिंसा और पलायन का माहौल था। फिर 1950 में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रिश्तों में गहरी दरार डाल दी। इसे नेहरू लियाकत समझौता कहा गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान से हिंदू परिवार जान बचाकर बंगाल आ रहे थे, जबकि भारत से भी बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने समझौता किया। दोनों देशों ने वादा किया कि अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और पलायन रोकने की कोशिश की जाएगी। नेहरू को लगता था कि अगर दोनों देश भरोसा कायम नहीं करेंगे तो विभाजन की आग कभी भी शांत नहीं होगी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये समझौता अधूरा और कमजोर लगा। उनका कहना था कि सिर्फ कागज पर भरोसे की बातें लिख देना पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत को नहीं बदलने वाला। उस समय वहां से लगातार हिंसा और पलायन की खबरें भी आ रही थीं। मुखर्जी को लगने लगा कि नेहरू सरकार पाकिस्तान के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रवैया अपना रही है। यहीं से दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ने लगी। मामला सिर्फ एक समझौते का नहीं था, बल्कि नए भारत की सोच को लेकर टकराव बन गया। श्यामा प्रसाद मानते थे कि देश की सुरक्षा और हिंदुओं के हितों पर सख्त रुख जरूरी है। आखिर एक दिन श्यामा प्रसाद ने नेहरू सरकार छोड़ दी। उनका इस्तीफा उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरों में से था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। सरकार छोड़ने के ठीक एक साल बाद 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ बना दिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी पार्टी आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला जाता तो फिर पूर्वोत्तर से आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती, टूट जाते। तो ये इस मामले में अगर आप कहें तो पश्चिम बंगाल जिस रूप में आज है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। उस वक्त के सबसे बड़े लीडर थे जो उन्होंने खुल के विरोध किया था। और हिंदुओं के लिए जब हुआ कि विभाजन जरूरी है तो हिंदुओं के लिए अलग से मतलब भारत में आने की मांग थी कि बंगाल का विभाजन करके पश्चिम बंगाल बना के हमें हिंदुओं को भारत में रहना है। इसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। उस दौर का कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि विचारों का युद्ध क्षेत्र था। यहाँ राजनीति चुनावी मंचों से कम और कॉफी हाउस की धुएं से ज्यादा भरी बहसों से ज्यादा तय होती थी। कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों पर लोग घंटों बहस करते, मार्क्स सही थे या गांधी, क्रांति बंदूक से आएगी या लोकतंत्र से। शाम होते होते अड्डेबाजी शुरू होती और राजनीति कविता, थिएटर, साहित्य और छात्र आंदोलन में घुल जाती। बंगाल में नेता सिर्फ वोट नहीं मांगते थे, उन्हें बुद्धिजीवियों की अदालत भी पास करनी पड़ती थी। जनसंघ बनने के तुरंत बाद पहला बड़ा झटका 1952 के चुनाव में लगा। पार्टी को पूरे देश में सिर्फ 3 सीटें मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 2 सीटें बंगाल में आई थीं। यानी पार्टी छोटी जरूर थी, लेकिन उसकी सबसे मजबूत शुरुआती जमीन बंगाल बनी। उस दौर में मुखर्जी सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक बड़े बुद्धिजीवी चेहरे के रूप में देखे जाते थे। संसद में उनकी भाषा तेज, तर्क मजबूत और शैली बहुत ही प्रभावशाली थी। नेहरू से उनकी डिबेट उस दौर की सबसे चर्चित राजनीतिक भिड़ंतों में गिनी जाती थी। लेकिन 1953 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने जनसंघ की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की अलग व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उनका सवाल था, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो वहां अलग संविधान और अलग झंडा क्यों? उन्होंने बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश करने का फैसला किया। गिरफ्तारी हुई, फिर हिरासत में उनकी रहस्यमयी मौत भी हो गई। ये घटना जनसंघ के लिए सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी भावनात्मक ताकत बन गई। मुखर्जी की मौत के बाद जनसंघ ने उन्हें राष्ट्र की एकता के लिए बलिदान देने वाले नेता के रूप में पेश किया। यही कारण है कि दशकों के बाद भी भाजपा की राजनीति में उनका नाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक वैचारिक प्रतीक की तरह मौजूद है। मुखर्जी के जाने के बाद बहुत लोगों को लगा कि जनसंघ शायद ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा,
लेकिन पार्टी धीरे धीरे जमीन बनाती रही। 1960 और 1970 के दशक में उसने छात्र राजनीति, ट्रेड यूनियनों और शहरी मध्य वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय भी उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसे अक्सर हिंदी बेल्ट की पार्टी माना जाता था। फिर आई इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जनसंघ पहली बार बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बना। यही वो दौर था जब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। इस दौरान बंगाल लाल रंगों में डूबने लगा। फैक्ट्रियों के बाहर मजदूरों की रैलियां, विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन, गांव में किसान संघर्ष, हर तरफ वामपंथ का असर फैल गया। एक समय ऐसा आया जब कोलकाता की दीवारों पर फिल्मों के पोस्टर से ज्यादा हथौड़ा हांसिया वाले नारे दिखाई देते थे। ऐसा माहौल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी राजनीति धीरे धीरे बंगाल की भीड़ में खोने लगी। उस समय बंगाल पर वामपंथ का ऐसा असर था कि जनसंघ को लोग अक्सर दिल्ली और उत्तर भारत की पार्टी मानते थे। यहाँ की राजनीति मजदूर आंदोलनों, छात्र राजनीति और बुद्धिजीवियों की बहस के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि जनसंघ अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस बंगाल ने जनसंघ को पहली जीत और पहली पहचान दी, वही बंगाल आगे चलकर उसके लिए सबसे मुश्किल मैदान बन गया। पार्टी की शुरुआत भले ही यहीं से हुई थी, लेकिन बंगाल ने उसे कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं। उधर 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी, लेकिन अंदरूनी मतभेद ज्यादा दिन नहीं टिके। आखिरकार 1980 में जनसंघ की वैचारिक धारा से ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 2011 तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नाम सिर्फ चुनावी आंकड़ों में दिखता था, जमीन पर नहीं। राज्य की राजनीति पर 3 दशक से ज्यादा समय तक ज्योति बासु और वामपंथ का दबदबा रहा। फिर ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के नारे के साथ लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया। उस दौर में बीजेपी बंगाल में लगभग शून्य थी। 2011 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई। कोलकाता की राजनीतिक बहसों में बीजेपी को बाहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन दिल्ली की सत्ता बदलने के साथ बंगाल की राजनीति में भी एक धीमा लेकिन एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार ने बीजेपी को बंगाल में पहली बार पहचान दी। पार्टी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बंगाली हिंदुओं की असुरक्षा के मुद्दे को उठाना शुरू किया। बांग्लादेशी घुसपैठ, दुर्गा विसर्जन विवाद, जय श्री राम बनाम दीदी की राजनीति, ये सब धीरे धीरे बंगाल के राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनने लगे। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, लेकिन उसका वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा। असली विस्फोट 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ, जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत लीं। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये संकेत था कि बंगाल की राजनीति में पहली बार टीएमसी बनाम बीजेपी का सीधा ध्रुवीकरण हो चुका है। गांव में आरएसएस की शाखाएं बढ़ी, बूथ स्तर पर संगठन पहुंचा और पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल के राष्ट्रवादी बेटे के रूप में दोबारा स्थापित करना शुरू किया। बीजेपी ने खुद को सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं माना, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान बनाने वाली ताकत के रूप में पेश किया। 2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता तक तो नहीं पहुंची, लेकिन 77 सीटें जीतकर उसने इतिहास रच दिया। जो पार्टी कभी शून्य मानी जाती थी, वो मुख्य विपक्ष बन चुकी थी। इसके बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। हर पंचायत चुनाव, हर हिंसा, हर धार्मिक विवाद अब राष्ट्रीय खबर बनने लगा। बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का आरोप लगाया। 2024 लोकसभा चुनाव तक ये लड़ाई और गहरी हो गई। अब 2026 विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती या सत्ता हासिल करती दिखाई देती है, तो ये सिर्फ एक चुनावी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे वैचारिक विस्तारों में से एक माना जाएगा। क्योंकि बंगाल की राजनीति किसी पुराने थिएटर की तरह है, जहां हर दौर में मंच बदला, किरदार बदले और नारों की आवाज भी बदलती रही,
कभी यहाँ लाल सलाम की गूंज थी, फिर ममता बनर्जी ने सड़कों से सत्ता तक का सफर तय किया, पूरा खेल बदल दिया और अब बंगाल में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बंगाली पहचान की नई पटकथा लिखी जा रही है। बीजेपी का उभार यहाँ अचानक नहीं हुआ। ये उस पार्टी की कहानी है जिसने लंबे समय तक किनारे बैठकर बंगाल की राजनीति को समझा, उसके गुस्से, उसके पहचान और उसकी बदलती सोच को पढ़ा और फिर धीरे धीरे खुद को उस राज्य में सबसे बड़ी चुनौती बना दिया, जहां कभी उसका राजनीतिक वजूद लगभग ना के बराबर था। आपको आज का ये सफर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमिलनाडु के संभावित थलापति विजय ने कैसे 2 साल में यहाँ की जनता के दिल में जगह बनाई और कौन से एक्टर सिल्वर स्क्रीन से सत्ता तक पहुंच पाए, इस पर बेस्ड आप चाहें तो ऊपर क्लिक कर सकते हैं, एक एपिसोड इस पर बना हुआ है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जागरण.com की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही जागरण.com की वेबसाइट पर भी खबरें पढ़ सकते हैं। कैमरे के पीछे से सर्वेश जी और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक जागरण।